हेलो दोस्तों, एनसीईआरटी हिस्ट्री में आपका स्वागत है। तो एनसीईआरटी हिस्ट्री के अंतर्गत क्लास 9th की एनसीईआरटी देख रहे हैं दोस्त हम लोग। तो आइए दोस्त थियरी देख लेते हैं। थियरी महत्वपूर्ण है, थियरी के पार्ट। तो आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं दोस्त फ्रांसीसी क्रांति, विश्व इतिहास का चैप्टर है जो दोस्त। तो भारत और समकालीन विश्व, क्लास 9th की एनसीईआरटी इतिहास विषय के अंतर्गत हम लोग पहला पाठ देखेंगे दोस्त, फ्रांसीसी क्रांति। तो ये थियरी की क्लास है दोस्त। इसमें आपको हर चैप्टर का क्लास 9th और 10th का जो भी दोस्त यूपी टीजीटी पीजीटी, बिहार टीजीटी पीजीटी और केबीएस और अन्य विभिन्न एग्जामों की तैयारी कर रहे हैं इतिहास विषय के अंतर्गत, तो उनको ये रामबाण साबित होगा। तो दोस्त इतिहास के अंतर्गत हम लोग नई सीरीज कर रहे हैं आज से क्लास 9th इतिहास, जिसके अंतर्गत विश्व इतिहास का पहला पाठ जो है दोस्त फ्रांसीसी क्रांति है। तो आइए देख लेते हैं फ्रांसीसी क्रांति। ठीक है दोस्त, तो आइए देख लेते हैं। तो 14 जुलाई 1789 की सुबह पेरिस नगर में आतंक का माहौल था। सम्राट सेना की शहर में घुसने का आदेश दे दिया था। अफवाह थी कि वह सेना को नागरिकों पर गोलियां चलाने का आदेश देने वाला है। लगभग 700 मर्द तथा औरतें टाउन हॉल के सामने एकत्र हुई और उन्होंने एक जनसेना का गठन करने का निर्णय लिया। हथियारों की खोज में वो बहुत सारे सरकारी भवनों में जबरन प्रवेश कर लिए। तो दोस्त लोगों को ये भ्रम पैदा हो दिया गया था कि 1789 ईस्वी में जो राजा है लोगों को मारने के लिए सैनिकों को छोड़ दिया है। तो वो क्या हो गए, एक जगह इकट्ठा हो गए और क्या करने लगे लोग दोस्त, सब लोगों को मारने लगे और सैनिकों को मारने लगे गलतफहमी के चलते। अंततः सैकड़ों लोगों का एक समूह पेरिस नगर के पूर्वी भाग की ओर चल पड़ा और वास्तिल के किले को जेल को तोड़ डाला और भारी मात्रा में गोला बारूद मिलने की संभावना थी। हथियारों पर कब्जे की सशस्त्र लड़ाई में बास्तिल का कमांडर मारा गया और कैदी छुड़ा लिए गए। यद्यपि उनकी संख्या केवल मात्र 7 थी। सम्राट की निरंकुश शक्तियों का प्रतीक होने के कारण बास्तिल का किला लोगों की घृणा का केंद्र था, इसलिए किले को ढहा दिया गया और उसके अवशेष बाजारों में उन लोगों को बेच दिए गए जो ध्वंस को बतौर स्मृति चिन्ह सजोना चाहते थे। आइए आगे देखते हैं दोस्त। इस घटना के बाद कई दिनों तक पेरिस तथा देश के देहाती क्षेत्रों में कई और संघर्ष हुए। अधिकांश जनता पावरोटी की महंगी कीमतों का विरोध कर रही थी। बाद में इस दौर का सिंहावलोकन करते हुए इतिहासकारों ने इसे एक लंबे घटनाक्रम की ऐसी शुरुआत कड़ियों के रूप में देखा जिनकी परिणति फ्रांस के सम्राट को फांसी दिए जाने में हुई। हालांकि उस समय अधिकांश लोगों को ऐसे नतीजे की उम्मीद नहीं थी। ऐसा क्यों और कैसे हुआ? तो ये देखिए दोस्त, ये बास्तिल का किला है जो क्या हो गया, ढहा दिया गया। ये बास्तिल का किला है, इसको लोगों द्वारा ढहा दिया गया। आइए और कुछ और प्रमुख बातें जान लेते हैं। तो 18वीं सदी के उत्तरार्ध में फ्रांसीसी समाज किस तरह का था दोस्त? तो आइए उसके बारे में जान लेते हैं। तो फ्रांसीसी समाज कैसा था दोस्त, आइए उसके बारे में जान लेते हैं दोस्त। तो 1774 ईस्वी में बुर्बो राजवंश का लुई 16वां राजगद्दी पर आसीन हुआ। उस समय उसकी उम्र केवल 20 वर्ष थी। उसका विवाह ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मेरी एंतोइनेट से हुआ था। राज्यारोहण के समय उसने राज सिंहासन खाली पाया। लंबे समय तक चले युद्धों के कारण फ्रांस के वित्तीय संसाधन नष्ट हो चुके थे। वर्साय के विशाल महल और राज दरबार की शान शौकत को बनाए रखने के लिए फिजूल खर्ची का बोझ अलग से था। लुई 16वां के शासनकाल में फ्रांस ने अमेरिका से 13 उपनिवेश साझा शत्रु ब्रिटेन से आज़ाद कराने में सहायता दी थी। इस युद्ध में के चलते फ्रांस
10 लिब्रे। लिब्रे जो थी दोस्त वहाँ की फ्रांस की उस टाइम की मुद्रा थी, तो अधिक का कर्ज और जुड़ गया, जबकि उस समय पहले से ही 2 अरब लिब्रे का बोझ चढ़ा हुआ था। सरकार से कर्जदाता 10% ब्याज मांग की मांग करते थे। फलस्वरूप फ्रांसीसी सरकार अपने बजट का बहुत बड़ा हिस्सा दिनों दिन बढ़ते जा रहे कर्ज को चुकाने पर मजबूर थी। अपने नियमित खर्चों जैसे सेना के रख रखाव पर राज दरबार के सरकारी कर्मचारियों, विश्वविद्यालयों को चलाने के लिए फ्रांसीसी सरकार ने करों में वृद्धि के लिए बाध्य हो गई। यह कदम भी नाकामी था। 18वीं शताब्दी में फ्रांसीसी समाज 3 स्टेट्स में बंट गया। केवल तीसरे स्टेट्स और जनसाधारण को ही कर अदा करने थे। सभी वर्गों में विभाजित फ्रांसीसी समाज मध्यकालीन सामंती व्यवस्था का अंग था। प्राचीन राजतंत्र पद का प्रयोग सामान्यतः सन 1789 ईस्वी के पहले फ्रांसीसी समाज एवं संस्थाओं के लिए था। आइए अब कुछ और प्रमुख बातें जान लेते हैं दोस्त। फ्रांसीसी समाज की वर्ग व्यवस्था को दर्शाता है चित्र, ये 2 है। ये वर्ग व्यवस्था को दर्शाता है। नीचे दोस्त जो देखिए ये है, तो इसकी बात कर रहा है कि ये वर्ग व्यवस्था को देखिए ये दर्शाया गया है, तो इसकी बात कर रहा है। तो हम यहाँ आएंगे तो आपको बताएंगे, पहले यहाँ देख लेते हैं। फ्रांसीसी समाज की वर्ग व्यवस्था को दर्शाया है चित्र 2। आबादी में लगभग 90% किसान थे। 90% किसान थे, लेकिन ज़मीन के मालिक किसानों की संख्या बहुत कम थी। लगभग 60% जमीन पर कुलीन वर्ग और तीसरे स्टेट्स के अमीरों का अधिकार था। प्रथम 2 स्टेट्स कुलीन वर्ग एवं पादरी वर्ग के लोगों से कुछ विशेषाधिकार जन्मना प्राप्त थे। कहने का मतलब है कि कुछ जो अधिकार थे वो अमीरों को जन्म से ही प्राप्त थे। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण विशेषाधिकार था राज्य को दिए जाने वाले करों से छूट। कुलीन वर्ग को कुछ अन्य सामंती विशेषाधिकार भी हासिल थे। वह किसानों से सामंती कर वसूल करता था। किसान अपने स्वामी की सेवा, स्वामी के घर खेतों पर काम करना, सैन्य सेवाएं देना अथवा सड़कों का निर्माण में सहयोग करना आदि करने के लिए बाध्य थे। चर्च में भी किसान से करों का एक हिस्सा टाइथ, उस समय का क्या था दोस्त, ये टाइथ जो टैक्स था, तो धार्मिक टैक्स था। टाइथ जो था दोस्त वो उस समय फ्रांसीसी समाज में धार्मिक कर के रूप में वसूला जाता था। ऊपर से तीसरे स्टेट्स के तमाम लोगों को सरकार को तो कर चुकाना ही होता था। करों में टाइल प्रत्यक्ष कर था, अनेक अप्रत्यक्ष कर शामिल थे। अप्रत्यक्ष कर नमक और तंबाकू जैसी रोजाना उपभोग की वस्तुओं पर लगाया जाता था। इस प्रकार राज्य के वित्तीय कामकाज का सारा बोझ करों के माध्यम से जनता वसूल करती थी। तो आइए देख लेते हैं। ये देखिए दोस्त, समाज कितने स्टेट्स में बटा था। तो प्रथम स्टेट्स में पादरी थे दोस्त, दूसरे स्टेट में कुलीन वर्ग थे, तीसरे स्टेट्स में कौन कौन से दोस्त, तो बड़े व्यापारी कौन थे भैया, ये देखिए। तृतीय वर्ग में बड़े व्यापारी, अदालती कर्मचारी, वकील आदि थे भैया, वकील थे। और देखिए किसान और वकील थे। छोटे किसान, भूमिहीन, मजदूर, नौकर सब क्या थे, तीसरे स्टेट्स में आते थे। ठीक है दोस्त, तो ये आगे देखिए। नए शब्द क्या हुए दोस्त, नए शब्द आइए देखते हैं। नए शब्द, लिब्रे क्या थी दोस्त, तो लिब्रे क्या है, फ्रांस की मुद्रा जिसे 1774 में समाप्त कर दिया गया था, ये लिब्रे फ्रांस की मुद्रा थी। स्टेट्स क्या भैया, क्रांति के पूर्व फ्रांसीसी समाज में सत्ता और सामाजिक हैसियत को अभिव्यक्त करने वाला श्रेणी स्टेट्स था। अगला पादरी वर्ग क्या है भैया, पादरी वर्ग क्या है, चर्च के विशेष कार्यों को करने वाले व्यक्तियों को पादरी कहा गया है। टाइद क्या है, तो चर्च द्वारा वसूल किया जाने वाला कर, यह कर कृषि उपज के 10वें हिस्से के बराबर होता था। अगला देखते हैं तो टाइल क्या है दोस्त, तो सीधे राज्य को अदा किया जाने वाला कर है। ठीक है दोस्त, तो ये देखिए ये कुछ प्रमुख बातें।
ये चित्र में जो दिया गया है, बेचारा गरीब अनाज फल पैसा सलाद सब कुछ लाता है, मोटू जमींदार सब कुछ स्वीकार करने को तैयार बैठा है, वह उसको एक नज़र देखता तक नहीं है। ये देखिए, उसे ये देख नहीं रहा। कुलीन वर्ग जो मकड़ा है, जो किसान मधुमक्खियों की तरह उसको चूस रहा है। ठीक है, आइए कुछ और प्रमुख बातें जानें। जीने के लिए संघर्ष कैसे था भैया, जीने के लिए क्या संघर्ष किए हैं लोगों ने जीने का संघर्ष। फ्रांस की जनसंख्या 1715 में 2.3 करोड़ थी, जो कि 1789 ईस्वी में बढ़कर 2.8 करोड़ हो गई। परिणामतः अनाज उत्पादन की तुलना में उसकी मांग काफ़ी तेज़ी से बढ़ी। अधिकांश लोगों के मुख्य खाद्य पर पावरोटी की कीमत में तेज़ी से वृद्धि। अधिकतर कामगार कारखानों मजदूरी करते थे। उनकी मजदूरी मालिक तय करते थे, लेकिन मजदूरी महंगाई की दर से नहीं बढ़ रही थी। फलस्वरूप अमीर गरीब की खाई चौड़ी होती गई। स्थितियां तब और बदतर हो जाती जब सूखे और ओले के प्रकोप से पैदावार गिर जाती। इससे पावरोटी संकट और पैदा हो जाता। जीविका का संकट प्राचीन राजतंत्र के दौरान फ्रांस में काफ़ी आम थे। उभरते मध्यम वर्ग, ये देखिए दोस्त, उभरते मध्यम वर्ग के विशेष अधिकारों का अंत की कल्पना तो पहले भी कर बढ़ने अकाल के समय किसान और कामगार विद्रोह कर चुके थे, परंतु उसके पास सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था में बुनियादी बदलाव लाने के लिए साधन एवं कार्यक्रम नहीं थे। ये जिम्मेदारी तीसरे स्टेज के उन समूह ने उठाई जो समृद्ध और शिक्षित होकर नए विचारों को संपर्क में आ सके। 18वीं सदी के एक सामाजिक समूह का उदय हुआ, जिसने बाद मध्य वर्ग कहा गया, जिससे फैलते समुद्र पारी व्यापार और ऊनी और रेशमी वस्त्रों के उत्पादन के बल पर संपत्ति अर्जित की। ऊनी और रेशमी कपड़ों का या तो निर्यात किया जाता था या समाज के समृद्ध लोग उसे खरीद लेते थे। तीसरे स्टेट्स के इन सौदागरों एवं निर्माताओं के अलावा प्रशासनिक सेवा व वकील जैसे पेशेवर लोग शामिल थे। ये सभी पढ़े लिखे थे और इनका मानना था कि समाज के किसी भी समूह के पास जन्मना विशेष अधिकार नहीं होना चाहिए। किसी भी व्यक्ति की सामाजिक हैसियत के आधार पर उसकी योग्यता भी होनी चाहिए। स्वतंत्रता, समानता, नियमों तथा समान अवसरों के विचारों पर आधारित समाज की यह परिकल्पना जॉन लॉक और जॉन रूसो जैसे दार्शनिकों ने प्रस्तुत की थी अपने ट्रीटाइज ऑफ गवर्नमेंट में किया है। जॉन लॉक के राजा के दैविक लॉक ने राजा के दैविक निरंकुश अधिकारों के सिद्धांत का खंडन किया था। रूसो ने इसी विचार को आगे बढ़ाते हुए जनता और उसके प्रतिनिधियों के बीच एक सामाजिक आंदोलन पर आधारित सरकार का प्रस्ताव रखा। मॉन्टेस्क्यू ने द स्पिरिट ऑफ द लॉज नामक रचना में सरकार के अंदर विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता विभाजन की बात कही। जब संयुक्त राज्य अमेरिका 13 उपनिवेशों ने ब्रिटिश से खुद को आज़ाद घोषित किया, तो वहीं इसी मॉडल की सरकार बनी। फ्रांस के राजनीतिक चिंतकों के लिए अमेरिकी संविधान और उसमें दी गई व्यक्तिगत अधिकारों की गारंटी प्रेरणा का एक महत्वपूर्ण स्रोत अब बनी। दार्शनिकों ने इन विचारों पर काफ़ी हाउसों और सैलान की गोष्ठियों में गर्मागर्म बहस हुआ करती थी। पुस्तकों एवं अखबारों के माध्यम से इनका व्यापार प्रचार प्रसार हुआ। पुस्तकों एवं अखबारों को लोगों के बीच जोर से पढ़ा जाता था ताकि अनपढ़ भी उन्हें समझ सके। इसी समय लुई 16वां द्वारा राज्य के खर्चों को पूरा करने के लिए फिर से कर लगाए जाने की खबर से विशेष अधिकार वाली व्यवस्था के विरुद्ध गुस्सा
भड़क गया। तो ये रहा दोस्त पार्ट 1 फ्रांस की क्रांति के पार्ट 1। तो कल हम फ्रांसीसी क्रांति का पार्ट 2 लेकर आएंगे। तो हमारा प्रयास कैसा लगा दोस्त? हमारा प्रयास अगर ठीक लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।